आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके सिंपलेस्ट सर्किट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सर्किट्स होती हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, सिंगल से वन नंबर से ज़्यादा कैपेसिटेंस लगे होते हैं। तो ऐसे सर्किट में जहां हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हम लगा रखे हैं, उन कॉम्बिनेशन में जहां हमारे लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर है, उन कैपेसिटर को कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमारी सर्किट जो बड़ी हो रही है, जिसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, उसे हम कितना सिंपल बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम इसके अंदर दो टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का, एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो हमारे पास कैपेसिटर का हम लोग पढ़ते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें देखना क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लिया जाए हमने कैपेसिटर ले रखा है, दिस इज कैपेसिटर नंबर 1, दिस इज कैपेसिटर नंबर 2, दिस इज कैपेसिटर नंबर 3, और इसी तरह से हम कैपेसिटर ले रखे हैं। मान लेते हैं अभी फ़िलहाल मैं 2 कैपेसिटेंस लिया हूँ और इन दोनों कैपेसिटर को हमने सोर्स ऑफ एनर्जी से, सोर्स ऑफ चार्जेस से ज्वाइन कर रखा है। लेट इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या रखी है बच्चों, C1, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या रखी है, C2, एंड दिस इज द सप्लाई विच वैल्यू इज़ V। नाउ अगर हम देखेंगे कि हम चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? तो फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि कब कैपेसिटर का अरेंजमेंट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन से हमारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे मोशन करते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेंगे और नेगेटिव चार्ज ऐसे मोशन करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेंगे। सो अगर हम यहाँ से चार्जेस को लेके जाएं यहाँ पे, और चार्ज को इस टर्मिनल पे आना है, फ्रॉम टर्मिनल A टू टर्मिनल B, इस पॉइंट पे आना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं क्या चार्ज को कोई अल्टरनेटिव पाथ है, कोई एक अल्टरनेटिव पाथ बिना कैपेसिटेंस 1 और कैपेसिटेंस 2 के थ्रू पास हुए बिना? तो हम कहेंगे नहीं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जहां चार्जेस को फ्लो होने के लिए कोई अल्टरनेटिव पाथ नहीं होता है एक्सेप्ट कैपेसिटेंस, ऐसे कॉम्बिनेशन में हम कहेंगे उस पाथ में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं दिस ऑल आर सीरीज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको पढ़ते हैं, व्हेन charge or the charges does not have any alternative path, have alternative path to flow, such combination is considered to be series combination। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से मान लेते हैं यहाँ से Q चार्ज गया और ये Q चार्ज जिसको इस नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचना है, तो हमारा Q चार्ज यहाँ आने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि वो C1 से और C2 से होता हुआ वो नेगेटिव टर्मिनल तक आए। तो हम कहेंगे देयर इज़ नो पाथ अदर देन दिस लाइन, दिस सर्किट अरेंजमेंट टू चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। सिमिलरली अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से वो समझे बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लिया जाए हमने 2 कैपेसिटर लिया है और ये दोनों कैपेसिटर हमारे सर्किट में कुछ इस तरीके से अरेंज है। हम कह लें कि ये 2 कैपेसिटर है और ये दोनों कैपेसिटर हमारे सर्किट में कुछ ऐसा अरेंज है। नाउ दिस अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल अरेंजमेंट। लेट इट इज कंसिडर्ड टू बी कैपेसिटेंस नंबर 1 एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी कैपेसिटर नंबर 2। अब देखें तो यहाँ से जब चार्ज निकला तो इस पॉइंट A पॉइंट पे पहुँचने के बाद B पॉइंट पे अगर चार्जेस को आना है, तो यहाँ से हमारे पास 2 पाथ मिल गए, एक या तो C1 से होता हुआ जाए या तो C2 से होता हुआ जाए।
तो जब हमारे कैपेसिटर में, हमारे सर्किट अरेंजमेंट में चार्जेस को फ्लो होने के लिए और भी अल्टरनेटिव पाथ हों जिससे चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस अल्टरनेटिव पाथ में जो कैपेसिटर लगे होंगे वो कैपेसिटर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल अरेंजमेंट में होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाउ टू डिस्टिंग्विश दैट द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ अ कैपेसिटर आर सीरीज और पैरेलल। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, व्हेन चार्ज हैव और द चार्जेस हैव अल्टरनेटिव पाथ टू फ्लो, चार्जेस के पास अल्टरनेटिव पाथ हो फ्लो करने का, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या कहेंगे, वो अरेंजमेंट क्या है, तो दैट अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों अरेंजमेंट को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं। मान लिया जाए हमारे सर्किट में 2 कैपेसिटर लगे हुए थे और इसको हम लोगों ने सेल से जोड़ के रखा था। हमारी सर्किट का जो लेंथ है या सर्किट की जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज बन रही है। हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट लार्ज स्ट्रक्चर का ना हो, हमारा सर्किट छोटे स्ट्रक्चर का हो। मान लेते हैं हम एक सर्किट का अरेंजमेंट कर रहे हैं जो किसी एप्लीकेशन में यूज़ होगा, जहां हमें 2 कैपेसिटर लगाना है, एक कैपेसिटर C1 और दूसरा कैपेसिटर C2, और इसको सेल से ज्वाइन करके, सोर्स ऑफ एनर्जी से ज्वाइन करके एक अरेंजमेंट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उस अरेंजमेंट को जब देख रहे हैं तो वो अरेंजमेंट की साइज़ बड़ी हो जा रही है। तो हमारे पास क्या कोई अल्टरनेटिव अप्रोच है कि हम उस सर्किट को छोटा करें? तो हम कहेंगे हाँ, इस कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम उस सर्किट में एक सिंगल लगा दें तो हमारे पास इस सर्किट की साइज़ छोटी हो जाएगी। तो हम यही जानेंगे कि अगर 2 कैपेसिटर या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर सर्किट में लगा हुआ है और उसकी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाना चाहते हैं इन सच अ वे दैट इन सारे कैपेसिटर, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लिया है, अभी हम और भी कैपेसिटर लेके देखेंगे, सारे कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। वही सोर्स, सेम वोल्टेज का सोर्स हमने लगाया, बट सर्किट में कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे कि हमारे पास अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो इस पैरेलल अरेंजमेंट में अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर जो पैरेलली अरेंज है उसे हटा के अगर सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। इस सीरीज सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमारे सर्किट के अरेंजमेंट को सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया जाए तो ये हम जानेंगे कि ऐसे इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। नाउ अब हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन को सेपरेटली हम पढ़ते हैं, देयर आफ्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जो हमने यहाँ से सोर्स जोड़ रखा है तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो चार्ज C1 से होता हुआ भी जाएगा। लेट जो चार्ज जा रहा है वो Q चार्ज जा रहा है, तो हम कहेंगे Q चार्ज कैपेसिटेंस नंबर 1 से भी पास होगा और वही Q मैग्नीट्यूड का चार्ज कैपेसिटेंस नंबर 2 से भी पास होगा। सो कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 पे जो चार्ज गया वो चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स। तो हम कहेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्जेस फ्लो थ्रू द कैपेसिटेंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस पॉइंट को नोट करें, द चार्ज रिमेन कांस्टेंट एट ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के पास चार्ज क्या होगा, ईच कैपेसिटर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि चार्ज लेट मान लिया जाए कैपेसिटर नंबर 1 के पास अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी Q1। कैपेसिटर नंबर 2 के पास जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हम Q2 कह लें और ये कितने बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ही चार्ज यहाँ से निकलेगा सोर्स से वो चार्ज C1 से होता हुआ C2 से होता है, इसके पास और कोई अल्टरनेटिव पाथ नहीं है, सारा चार्ज C1 और C2 से होते हुए जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे द चार्जेज एट C1 इज इक्वल्स टू चार्जेज एट C2 विच इज इक्वल्स टू द चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हम कहेंगे जो पोटेंशियल हम लोगों ने सप्लाई करा है, पोटेंशियल दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल supplied means total electric potential is the sum of electric potential at capacitance number 1 and sum of potential at capacitance number 2। देखेंगे कि ये जो एनर्जी यहाँ से सप्लाई की गई है पोटेंशियल के फॉर्म में, वो एनर्जी
कैपेसिटेंस के पास भी जाएगी और कैपेसिटेंस 1 के पास भी जाएगी और कैपेसिटेंस 2 के पास भी जाएगी। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी इसने सप्लाई करी है उस एनर्जी को इन दोनों ने आपस में बांट लिया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो हम कह देंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस 2। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्जेज एट ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट बट द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर इज सम अप टू इक्वल बी द सप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब अगर देखें तो पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर लिखे, ये हमारे पास V है, हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो V की वैल्यू रखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं Q1 अपॉन C1। ये पोटेंशियल किसका है, पहले वाले कैपेसिटर का, और हम ये जानते हैं कि C किसके बराबर है, Q बाई V के बराबर। सो V किसके बराबर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल्स टू Q बाई C। तो अगर V1 की वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 बाई C1, और V2 की वैल्यू रखेंगे तो दैट विल इक्वल्स टू Q2 बाई C2, एंड दिस विल इक्वल्स टू लेट द टोटल कैपेसिटेंस, इस सर्किट के कैपेसिटेंस की वैल्यू मान लिया जाए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज C इक्विवेलेंट, और उसको कितनी सप्लाई दिया हम लोगों ने, V सप्लाई दिया, सॉरी Q इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट डी, हम इसको कहेंगे Q टोटल चार्ज जो इससे पास हो रहा है वो चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि Q1 Q2 और Q तीनों के तीनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो हम इन तीनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थ्रू द सर्किट इज इक्वल्स टू सम ऑफ कैपेसिटेंस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये हमने फॉर्मूला जाना कि अगर हमें दो कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट है और उसे रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाना है तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे और C इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पढ़ा और ये पाया कि इस C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे दिस C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहाँ कहें कि अगर हम अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन को सेपरेट पढ़ेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको हम अभी ऐसे सेपरेट कर दे रहे हैं। नाउ अब अगला पॉइंट हमें ये जानना है कि अगर इसी तरीके से हमारे पास और भी कैपेसिटर होता, जैसे अभी हम लोगों ने दो कैपेसिटर का अरेंजमेंट देखा था, अब इसी तरीके से हम लोग n कैपेसिटर का अरेंजमेंट देख रहे हैं। n नंबर ऑफ कैपेसिटर सर्किट में जोड़ा गया है इस तरीके से, सच दैट इसकी वैल्यू C1 है, इसकी वैल्यू C2 है, इसकी वैल्यू C3 है, C4, इसी तरीके से हम चलते चले जाएं तो लास्ट कैपेसिटर Cn है, और ये जो हमने सप्लाई दे रखा है वो V है। तो ऐसे कंडीशन पे हम देखेंगे कि तो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करें, एक इन सारे को रिप्लेस करके सिंगल कैपेसिटेंस लगाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो अभी हम लोगों ने लिखा अगर दो कैपेसिटर हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ टू कैपेसिटेंस, उसी तरह से अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है तो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ n कैपेसिटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन C ऑफ i। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सर्किट में दो कैपेसिटर की जगह पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो सारे कैपेसिटर के रेसिप्रोकल का हमें सम करना पड़ेगा, तब जाके हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगी। ठीक है, इसी में हम कह लें कि इन द अबव अरेंजमेंट इफ़ n नंबर ऑफ कैपेसिटर, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सर्किट में अरेंज हो, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कहने का मतलब सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ हमने C1 C2 C3 हर एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मान लिया जाए सारे C होते हैं, और इसी तरह से n नंबर ऑफ C ऐसे हम कनेक्ट करके रखे होते हैं।
हर एक कैपेसिटर कैसा होता, सबकी कैपेसिटेंस सी ही होती, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिकल कैपेसिटर। आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट करके रखे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो हम फिर से यहाँ अप्लाई करें इसी फॉर्मूले में, तो 1/c + 1/c + 1/c, तो इस तरह से c 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ c, और जिसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू c/n हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि दो कैपेसिटर को के अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या फॉर्मूला मिल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसी तरीके से हम कहें कि अगर दो कैपेसिटर को n नंबर ऑफ कैपेसिटर से रिप्लेस करा जाए तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और अगर हम हर एक कैपेसिटर आइडेंटिकल होता तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, c/n। अगर 10 नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं तो c/10, 20 नंबर ऑफ कैपेसिटर सारे आइडेंटिकल हैं तो c/20। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पॉइंट जाना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें जानने को मिलेगा बच्चों कि जब भी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, मान लिया जाए इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 थी, इसकी C2 थी, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से मैग्नीट्यूड उसका कम होगा। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे जो भी इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की वो ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से अलग आएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ मैं नोट करता हूँ कि equivalent capacitance in series combination is always smaller than magnitude of each capacitor, magnitude of each capacitor। हर एक कैपेसिटर के जितने के भी कैपेसिटर हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है हर एक कैपेसिटर के, उस मैग्नीट्यूड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा कम होगी। जैसे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लिया जाए हमने यहाँ पे सर्किट ली थी, और इस सर्किट में ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, थ्री नंबर ऑफ कैपेसिटर मैंने ज्वाइन कर रखा है सोर्स ऑफ एनर्जी से। ठीक है, मान लिया जाए इसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, इसकी कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैरेड, और इसकी कैपेसिटी मैंने कह लिया 20 माइक्रोफैरेड। अगर आपको इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट का निकालना है तो सीधे हम कहेंगे 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ पहला कैपेसिटेंस दैट इज 10 माइक्रोफैरेड प्लस 1/5 माइक्रोफैरेड प्लस 1/20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, माइक्रोफैरेड यही होगा। ओके, नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, द एलसीएम ऑफ दिस वैल्यू इज 20। नाउ इट विल बी 2, इट विल बी 4 एंड इट विल बी 1। तो 2 + 4 क्या वैल्यू हो जाएगी, तो हम कहेंगे 7/20। किसकी वैल्यू आई है, 1/c इक्विवेलेंट की। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम कहेंगे c इक्विवेलेंट की वैल्यू 20/7 माइक्रोफैरेड। अब 20/7 को अगर सॉल्व करें बच्चों तो आई थिंक इट विल बी 2.7, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 माइक्रोफैरेड आई। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ज़रा सा देखते हैं, हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट किया। अब देखते हैं, हमने लिखा है कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो ऑलवेज स्मॉलर होगी हर एक कैपेसिटर के मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं उसमें सबसे कम मैग्नीट्यूड किसका है, इस कैपेसिटर का। कितना, 5 माइक्रोफैरेड। और जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2.7। तो जितने भी हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस लगे रहेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस सर्किट का निकालेंगे तो हमेशा उन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम मैग्नीट्यूड का कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू से कम ही आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम को देखते हैं। मान लिया जाए अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता कि हमारे पास दो कैपेसिटर है और इन दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने सीरीज़ में ज्वाइन कर रखा है। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2। नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इस कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई है, C इक्विवेलेंट।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वल टू C1 होगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वल टू C2 होगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वल्स टू और ग्रेटर देन C1 कॉमा C2 होगी, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉलर देन C1 कॉमा C2 होगी। इन 4 ऑप्शन में से आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर हो सकता है? तो अभी हम लोगों ने पॉइंट जाना है बच्चों कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा द गिवन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है हर एक कैपेसिटेंस की मैग्नीट्यूड से कम होएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सो द आंसर विल बी पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के को जस्टिफाई किया, इसके कुछ थ्योरीज को जाना है, इसके बेसिस पे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। नाउ अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें जो फॉर्मूला मिला टू कैपेसिटेंस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन सम ऑफ चार्जेस हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, हाँ सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है? C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास अगर 2 कैपेसिटर है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आया है, या फिर 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 अपॉन CI फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 टू N। ये 2 फॉर्मूलेज हमने जाने हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली चीज़ क्या कि चार्ज के लिए अल्टरनेटिव पाथ्स होगा। तो देखिए अगर यहाँ से ये मान लिया जाए इस सेल ने 5 कूलम का चार्ज हमारे पास सर्किट को भेजा। अब 5 कूलम का चार्ज यहाँ जाने के बाद अब चार्जेस के पास 2 पाथ हैं, या तो वो इधर से जाए या तो ये इधर से जाए। तो मान लिया उसमें से 2 कूलम का चार्ज इधर चला गया तो 3 कूलम का चार्ज इधर जाएगा, और इन दोनों कैपेसिटर से होते हुए फिर से वो 5 कूलम बन के वापस आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज सप्लाई किया गया था वो चार्जेस कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के चार्जेस के सम के बराबर होंगे। तो क्योंकि चार्ज को अल्टरनेटिव पाथ मिला है तो Q टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज एट कैपेसिटेंस नंबर 1 प्लस चार्ज एट कैपेसिटर नंबर 2। अब देखना हमें ये है कि कैपेसिटर नंबर 1 जो है वो सेल सोर्स ऑफ एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट है। ऐसे कंडीशन पे कैपेसिटर नंबर 1 और कैपेसिटर नंबर 2 भी सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट है। सो हम देखेंगे कि हमारे पैरेलल कैपेसिटेंस के अरेंजमेंट में जब हमारे कैपेसिटर पैरेलली अरेंज होंगे तो हर एक कैपेसिटर सोर्स ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा। तो डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो अभी हम ये जानते हैं कि मान लिया जाए ये एक कैपेसिटर है और इसको हम लोगों ने एक सोर्स ऑफ एनर्जी लगा के चार्ज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज आएगा और इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जो सोर्स ऑफ एनर्जी की पोटेंशियल है, सप्लाइड सोर्स की पोटेंशियल है। मान लिया जाए हमने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सप्लाइड के बराबर हो जाएगी। तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल इज इक्विवेलेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन क्या होता है? तो रिमेन कांस्टेंट एट ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के बाद पास पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नाउ अब देखा जाए पहले कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज गया है वो क्या है? Q1। इसके ऊपर Q1 चार्ज गया और इसकी पोटेंशियल क्या है? V। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इज इक्वल्स टू Q1V। यही हो जाएगी बच्चों। उसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज गया है Q2 और इसकी पोटेंशियल क्या है? V। तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q2V। नाउ अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हम ये कह सकते हैं Q1 सिंस C1 इज इक्वल्स टू Q1V, सो Q1 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन V। तो हम Q1 की जगह पे क्या रख सकते हैं? C1 अपॉन V। सिमिलरली C2 इज इक्वल्स टू Q2 इंटू V, सो Q2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन V। तो हम यहाँ पे C2 अपॉन V रख लिए, और ये दोनों मिलके जो टोटल चार्ज है वो है क्या? ये टोटल चार्ज इस कैपेसिटेंस से भी पास होगा, तो हाँ इससे भी पास होगा, तो इसकी कैपेसिटेंस इसको क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल्स टू Q। टोटल चार्ज जो पास हुआ, क्योंकि सोर्स वही लगा के रखा है तो चार्ज भी वही होगा। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू V। नाउ ऐसे कंडीशन पे Q की वैल्यू क्या रख सकते हैं? C इक्विवेलेंट अपॉन V। तो हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट अपॉन V रख लिए। नाउ अभी हमने देखा है कि V हर जगह पे हर एक कैपेसिटर के पास क्या होगा?
कांस्टेंट, तो यहाँ का v, यहाँ का v और यहाँ का v सारा कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। v एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, तो हम कहेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C equivalent is equals to C1 plus C2। Now if we replace two capacitor with n identical capacitor, n कैपेसिटर से रिप्लेस करें तो हम देखेंगे क्या कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सारे के सारे कैपेसिटर का समेशन होना शुरू हो जाएगा। तो जिसको हम यहाँ नोट कर सकते हैं, इफ़ n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 डॉट इसी तरह से Cn कनेक्टेड इन सर्किट, कैसा कनेक्शन है, तो हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन है, देन कनेक्टेड इन सर्किट पैरेलल, देन C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इसी तरह से Cn, और जिसके लिए हम जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n Ci। तो इसको जैसे इसका जनरल फॉर्मूला हमें ये मिला है, उसी तरह से इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n C ऑफ i। ठीक है बच्चों। नाउ अगर हम कह लें कि ये जितने भी कैपेसिटर हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो अब अगला पॉइंट देखेंगे, इफ़ ऑल कैपेसिटर आर आइडेंटिकल, क्या हो, और कैपेसिटर सारे के सारे क्या हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब सबकी कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो हम कहेंगे सी 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 कब तक, एन तक। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ओके, अब यहाँ से हमें एक और पॉइंट जानना है बच्चों कि अगर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पीछे देखा था, तो हम लोगों ने ये पाया था कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर हैं उन कैपेसिटर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से कम होगा। लेकिन यहाँ इसी का इन्वर्स होगा, तो हम कहेंगे कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटेंस का, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उन कैपेसिटर को जिनको हमने पैरेलली कनेक्ट करके रखा है उनमें से जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर है उससे ऑलवेज ज़्यादा होने वाला है। तो C इक्विवेलेंट इज ऑलवेज larger than magnitude of each capacitor, magnitude of each capacitor कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट करके रखे, तो कनेक्टेड पैरेलली अगर कनेक्ट करके रखे तो ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने जाना सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि क्या कंडीशन है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, हम उस सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने ये जो अरेंजमेंट पढ़ रखा है ये सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटेंस के अरेंजमेंट को लिए जाने हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर सर्किट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, जब पैरेलल और सीरीज़ दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तब हम कैपेसिटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसके रिलेटेड सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं।